नमस्ते। सभी का ध्यान अब 3 नवंबर की मतदान सीटों पर हो गया है। अगले चरण के मतदान में भाजपा और जनता दल यू के नेताओं व कार्यकर्ताओं की केमिस्ट्री जरूरी है। यदि दोनों पार्टियों के नेताओं ने कंधे से कंधा मिलाकर अपने वोट एनडीए उम्मीदवार को डलवाए तो बात बनेगी। उस नाते प्रदेश स्तर पर जनता दल यू और भाजपा नेताओं में संपर्क संबंध अब घना हो जाना चाहिए। इस पर चर्चा करूं उससे पहले मौजूदा सुर्खियों का सच जाने। इस पर अब तमाम सुर्खियों पर नजर रखे हुए अपने अजीत द्विवेदी से मेरी बातचीत है। अजीत, हाल फिलहाल की मुख्य सुर्खियां क्या है और उन सुर्खियों में खास चुनावी महत्व वाली विश्लेषण वाली क्या बात है? अब पीछे बिहार में अभी चुनाव, दो ही मुद्दे अभी चल रहे हैं चुनाव में। एक तो रोजगार का मुद्दा है कि जो तेजस्वी यादव ने शुरू किया कि हम रोजगार देंगे 10 लाख, और दूसरा एनडीए की जो खींचतान है, एनडीए का आपस का जो अविश्वास है और उनके सब तीनों पार्टियों के बिखराव की जो चर्चा है। रोजगार के मामले में, नौकरी के मामले में आज पहली बार जब दूसरे चरण का चुनाव नजदीक आ गया है, तब पहली बार नीतीश कुमार ने बताया कि हमने 15 साल में 6 लाख रोजगार दिए हैं। वो इसके पहले नहीं कर रहे थे, और क्यों नहीं कर रहे थे ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने 15 साल में 6 लाख रोजगार दिए, और ये जो 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं, इनके 15 साल में सिर्फ 95,000 लोगों को नौकरी दी गई थी। तो ये बात अगर उन्होंने पहले दिन कही होती, अपनी इस उपलब्धि के तौर पर चुनाव में गए होते, तो इसकी ज्यादा साख होती, इसका ज्यादा मतलब बनता, उस समय लोग इस पर ज्यादा भरोसा करते। अब जब इतने दिन इस बात पर बहस हो गई, तब वो उन्होंने कहा, और इसी के साथ उन्होंने इस बात को भी चैलेंज किया कि आप नौकरी के लिए आप कहां से नौकरी दे देंगे। उन्होंने कहा कि ये बोगस बात है कि 10 लाख नौकरी दे देंगे। तो वो अपने उस बात पर टिके हैं कि नौकरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमने 15 साल में 6 लाख नौकरी दी है, आज ये बात उन्होंने पहली बार कही है। तो अब ये इस पर बहस होगी, 6 लाख बनाम 10 लाख। आपने 15 साल में 6 लाख नौकरी दी है, और तेजस्वी कह रहे हैं कि हम पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख नौकरी देंगे। तो अब ये 6 लाख नौकरी बनाम 10 लाख नौकरी की बहस अब अगले चरण तक चलेगी। राजद के अंदर, परिवार के अंदर, महागठबंधन के अंदर सब सामान्य है। हाँ, उसमें कोई खींचतान वाली खबर अभी तक नहीं आई, जैसी कि अभी जनता दल यू और भाजपा में अभी भी चल रही है। उस तरह की कोई कयासबाजी भाइयों के बीच में, परिवार के बीच में या पार्टियों के बीच में महागठबंधन की, उस तरह की कोई खिंचाव कहीं नजर नहीं है या उसकी चर्चाएं नहीं है, उसकी सुर्खियां नहीं है। नहीं, वो नहीं है बिल्कुल। और महागठबंधन ज्यादा एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहा है। वो पहले दिन से आप देखें, टिकट बंटवारे से लेकर के और उस कैंडिडेट्स तय करने तक में सब चीजें उन लोगों ने ज्यादा समझदारी के साथ और ज्यादा तालमेल के साथ किया। तो उनकी सीटें सब कायदे से तय हो गई, आखिरी समय तक नहीं अटकी रही। और नेताओं के भाषणों में भी, बातचीत में भी, उनके चुनाव के मुद्दे में भी एक तरह की एक रूपता है। जैसे जो आरजेडी के मुद्दे हैं उसी तरह से उनके हैं। ये नहीं कि अलग अलग नेता अलग अलग बातें कर रहे हैं। आज इस बात को लेकर के वहां कांग्रेस के जो चुनाव प्रबंधन संभालने के लिए महासचिव रणदीप सुरजेवाला हैं, उन्होंने इस बात पर खास फोकस किया कि महागठबंधन एकजुट होकर के और बेहतर तालमेल के साथ लड़ रहा है, जबकि एनडीए बिखरा हुआ और एक बिखरे हुए गठबंधन के तौर पर लड़ रहा है। ये भी एक चुनाव का मुद्दा है, ये उन्होंने आज इस बात पर जोर दिया। पहले चरण की फीडबैक में मुस्लिम वोटों के बंटने की, उसको लेकर किसी तरह की कोई धारणा, कोई चर्चा है क्या? हाँ, चर्चा है, लेकिन वो मुस्लिम वोट बिहार के बाकी हिस्सों में नहीं बटेंगे। वो सीमांचल का ही इलाका है जहां बटेंगे, और वो इसलिए बटेंगे कि मुस्लिम आबादी वहां बहुत ज्यादा है और हर पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट होंगे। नहीं, अभी अभी के चरण में ओवैसी के कारण उस उपेंद्र कुशवाहा वाले गठबंधन को कुछ वोट मिले होंगे। नहीं, ओवैसी के कारण नहीं मिले हैं। उस गठबंधन को वोट मिले जरूर हैं, लेकिन वो वहां मिले हैं जहां इनका ऐसा कैंडिडेट है जो अपने दम पर भी कुछ वोट ले आ रहा हो, और कुशवाहा वोट जुड़ने से वो जीतने की स्थिति में हो, तभी उसको वोट मिले। ऐसे कुछ वोट मिले हैं, ऐसे कुछ रोहतास जिले में भी, और बाढ़ के, और उस जहानाबाद, लखीसराय, सब जगह कुछ कुछ वोट उनको मिले हैं। लेकिन जब सीमांचल का वोट होगा, जहां एक बाई इलेक्शन में ओवैसी की पार्टी का कैंडिडेट जीता है किशनगंज विधानसभा सीट पर, कांग्रेस की जीती हुई सीट उसने ली बाई इलेक्शन में, तो उस इलाके में जब जाएगा तो वहां वोट जरूर बटेंगे ओवैसी की वजह से। अजीत, अब अगले चरण की मतदान की क्या तैयारी चलती हुई लगती है? क्योंकि अब 3 तारीख को मतदान है, तो मतदान के साथ में हाँ, प्रचार परसों होने वाला बंद है। हो जाएगा प्रचार उसमें। हाँ, तो उसमें क्या तैयारी अगले 2 दिन की होती हुई लगती, क्या एजेंडा होता हुआ लगता है? वो बड़ा इलेक्शन है, सबसे बड़ा फेज है। वो 94 सीटों के चुनाव होने हैं, और जेडीयू की सबसे ज्यादा जीती हुई सीटें उसमें दाव पर हैं।
43 सीटें उनकी उसमें दांव पर लगेंगी। उस चरण में सबसे ज्यादा 43 सीटों पर उनके कैंडिडेट होंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें तेजस्वी यादव की अपनी सीट भी है, जो जहां से वो राघोपुर सीट है उनकी, और ये वैशाली, मुजफ्फरपुर, तिरहुत का इलाका, छपरा सारण का इलाका, इस इलाके में ये है जो बीजेपी के असर वाला इलाका भी है। तो इस इलाके में पहले चरण से जो मैसेज निकला है और जो अपने अपने तरीके से पार्टियां कर रही हैं, उसका असर इस चरण में होगा। और इस चरण का चुनाव बीजेपी के लिए भी, जो ये माना जा रहा था कि जेडीयू को तो नुकसान हो रहा है, बीजेपी अच्छा करेगी, उसकी भी परीक्षा इस चरण में होगी कि बीजेपी अच्छा करती है कि नहीं करती। लेकिन ये माना जा सकता है कि नीतीश कुमार ने जो रोजगार को लेकर अभी जो कहा है और रोजगार का जो नैरेटिव बना है, उसी के ऊपर ही आगे 2 दिन चर्चा ज्यादा ही रहेगी। वही एक मुद्दा, वही चर्चा का मुद्दा ही, और उसी में तेजस्वी कुल मिलाकर फोकल पॉइंट बना रहेगा, ये माना जाता है। बने रहेंगे। सिर्फ उन्हीं पर फोकस, उन्होंने कहा भी कि देश भर के सारे नेता और 30-30 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं मेरे खिलाफ। तो ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि 25-30 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, और उसमें एक उनका हेलीकॉप्टर है जिसको जनता ही घेर लेती है। उनकी सिक्योरिटी अभी मांगी उन्होंने कि हमारी सुरक्षा को खतरा है, लोग उनके हेलीकॉप्टर तक चले जाते, तो उनका एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। अब जिस मुद्दे पर आज चर्चा है, उस पर पहले सुना जाए यह खरा खुलासा। बिहार में चुनावी राजनीति को लेकर यह आम धारणा है और सही भी है कि 3 बड़ी पार्टियों राजद, जदयू और भाजपा में से 2 पार्टियां जिधर रहेंगी, जीत उधर ही होगी। पिछले चुनाव में राजद और जदयू साथ आ गए और छप्पर फाड़ बहुमत मिला था, और उससे पहले जदयू और भाजपा साथ थे, तब उन्हें उससे भी बड़ा बहुमत मिला था। फिर ऐसा क्यों है कि जनता दल यू और भाजपा साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और फिर एनडीए की जीत की गारंटी नहीं बन रही? ध्यान रहे, आखिरी बार 2010 में जब भाजपा और जदयू साथ लड़े थे, तब भी लोक जनशक्ति पार्टी उनके गठबंधन में नहीं थी। तब लोजपा और राजद साथ मिलकर लड़ रहे थे। तब जीतन राम मांझी जदयू में ही थे और इस बार भी जदयू के साथ ही हैं। इसका मतलब है कि 2010 के चुनाव के मुकाबले कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ जस का तस है। जदयू भाजपा साथ है और नीतीश कुमार गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, और फिर भी जीत की हवा नहीं बन रही। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या लोक जनशक्ति पार्टी और उसके नेता चिराग पासवान वह गुत्थी हैं जिसकी वजह से एनडीए का मामला उलझा है? ऐसा नहीं है। लोजपा इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वह जदयू भाजपा की साझा ताकत को कमजोर कर सके। असली चीज लोजपा के पीछे का मदारी है जो उसे नचा रहा है। जदयू के संजय झा ने कहा था कि चिराग एक जमूरा है और पीछे से उनको कोई और मदारी नचा रहा है। असली ताकत उस मदारी की है, उस मदारी के लेकर ज्यादा अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। यह खास बात रही कि चुनाव से पहले ही यह प्रचार भी हो गया कि राजद और भाजपा में मिलीभगत है। दोनों का मकसद नीतीश कुमार को निपटाना है। लोगों ने खास तौर से इस बात पर ध्यान दिया कि राज्य सरकार में भाजपा भी बराबर की हिस्सेदार है, पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कभी भी भाजपा के मंत्रियों पर निशाना नहीं साधा। कोरोना वायरस से निपटने में सरकार फेल रही तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की बजाय तेजस्वी ने नीतीश को निशाना बनाया। पुल और सड़क टूटने पर भी 12 साल से सड़क निर्माण मंत्री रहे नंदकिशोर यादव की बजाय तेजस्वी निशाने पर नीतीश रहे। वहीं जो काम तेजस्वी ने किया वही काम चिराग भी कर रहे हैं। इससे भी लोगों में भाजपा और जदयू की दूरी का मैसेज गया। माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करेंगे तो यह कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तभी प्रधानमंत्री की सभाओं में नीतीश कुमार मौजूद रहे, लेकिन प्रधानमंत्री की 6 सभाओं के बावजूद कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री चाहे जो कहें, जमीनी स्तर पर भाजपा और संघ के कार्यकर्ता जनता दल यू के लिए काम नहीं कर रहे। उल्टे जिन सीटों पर भाजपा के बागी नेता लोजपा के टिकट से लड़ रहे, उनका चुनाव प्रचार भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं ने संभाला, इसलिए उसका ज्यादा मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है। तभी जमीनी स्तर यानी चुनाव क्षेत्र में दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे को हरवाने या कमजोर करने की राजनीति कर रहे हैं। इसका नुकसान दोनों पार्टियों को हो रहा है। संदेह नहीं कि चिराग पासवान का बनवाया अपशकुन एनडीए का पीछा नहीं छोड़ रहा है। चर्चा खत्म नहीं हो रही है कि भाजपा और जनता दल यू में रिश्ते ठीक नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर भाजपा की मंशा गड़बड़ है। यूं कई कारणों से चुनाव प्रचार में एनडीए को फायदा है, उसे बढ़त है। कुछ भी हो, प्रधानमंत्री मोदी की सभाएं और भाजपा संगठन की ताकत से प्रचार का पलड़ा भारी बनता है। बावजूद इसके एनडीए के भीतर गड़बड़ होने की धारणा है।
नंबर एक बात है कि सभी भाजपा और मोदी से उम्मीद किए हुए हैं कि वे ही नीतीश कुमार को लेकर भरोसा बनाए। भाजपा ने प्रचार में अपने से जनता को भरोसा करने का मैसेज बनाया, जबकि बनना चाहिए था कि नीतीश कुमार है तो सबका भरोसा है। ऐसा न होने से ही झंझट बना है। सवाल है, अब तो एनडीए में सब कुछ सामान्य हो जाना चाहिए, लेकिन क्या है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ प्रभात खबर में पूर्व उप समाचार संपादक रहे बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार है। नमस्ते हेमंत जी। नमस्कार सर। पहले चरण के मतदान और प्रधानमंत्री की 6 जनसभाओं से क्या लगता है आपको, एनडीए की पार्टियां एकजुटता के साथ में मतदाताओं को मोबिलाइज करती हुई लगती है? एकजुटता की अब भावना बन गई है या गड़बड़ अभी भी है? आपके सवाल का जवाब ये है सर, पहला कि मुझे लग रहा है कि अभी भी वह एकजुटता नहीं दिख रही है जो दिखनी चाहिए, जिसकी अपेक्षा प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के दूसरे चरण की जो सभाएं हुई थी, उन सभाओं में से पहले अखबारों में विज्ञापन आया था प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक साथ, और यह कोशिश थी कि दोनों आदमी साथ दिखे, क्योंकि ये सवाल उठाए जा रहे थे कि एनडीए के भीतर में एकजुटता नहीं है, बिखराव दिख रहा है, और उस बिखराव को एकजुटता में दिखाने के लिए यह कोशिश थी और वह विज्ञापन आया था और उसमें दोनों आदमी साथ थे। लेकिन जो कल ये जो चर्चा हो रही है उसमें ये बात सामने आ रही है कि जो प्रधानमंत्री के दूसरे चरण की जो सभा थी, उस सभा में प्रधानमंत्री की ही एक बात से उस एकता और एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के बारे में जो लोग सवाल पूछा करते थे, तारीख पर तारीख पूछा करते थे, कब बनेगा बताइए, तो ये अब वही लोग ताली बजा रहे हैं। तो संजोग ऐसा था कि जो तारीख पूछने वाले शख्स हैं वो नीतीश कुमार जी ही हैं, और उनके सामने ही उसी मंच पर ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी को ध्यान में न रहा हो यह बात कि मैं जो बोल रहा हूँ वो शख्स बगल में बैठे हैं। कभी कभी होता है कि आदमी की स्मृति से चीजें उतर जाती है और रॉ में आदमी बोल जाता है, लेकिन ये पॉलिटिकल क्षेत्र में इस पर चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के सामने ही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो लोग तारीख पर तारीख पूछा करते थे अब वही ताली भी बजा रहे हैं। इसके अलावा मतदान के दौरान, पहले चरण के मतदान में क्या शहरी इलाकों में, हलकों में जनता दल यू के उम्मीदवार और भाजपा के उम्मीदवारों के जो वोट है पार्टियों के, वो एकजुटता से पड़ते हुए लगे, या कहीं खटास, कहीं खिन्नता या कहीं कम ज्यादा का कुछ असर नजर आया? नहीं, उसका जो संबंधों में जो खटास जो दिख रहा है, जिसको लेकर चर्चा हो रही है, उसका असर मतदान के दौरान भी दिखा, और उसकी वो इस रूप में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो बीजेपी का वोट है वो बीजेपी को तो जा रहा है, लेकिन बीजेपी का वोट उसी रूप में जेडीयू को नहीं जा रहा है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो पहले चरण का जो मतदान हुआ और उस मतदान के बाद जो नतीजों पर इस पर चर्चा हो रही है कि इसके रिफ्लेक्शन क्या होंगे, नतीजे किस रूप में सामने आएंगे इन 71 सीटों के। तो उसमें मैक्सिमम खास करके मैं अगर ये कहूं कि जो वेबसाइट हैं और जो सोशल मीडिया है, और वेबसाइट में भी जो रिप्यूटेड लोग हैं और रिप्यूटेड जर्नलिस्ट भी हैं, उन तमाम लोगों का ये आ रहा है, आकलन आ रहा है कि पहले चरण के मतदान में एनडीए पिछड़ता हुआ दिख रहा है। बीजेपी को एज दे रहे हैं, क्योंकि इन 71 सीटों में बीजेपी के पास 13 सीटें थी और इनके पास जेडीयू के पास 27 सीटें थी उसमें से। अब कहा जा रहा है कि नहीं, अपन ये इस आंकलन में न जाएं, लेकिन ये तो देखा जाए कि जो शहरी इलाके हैं, जो मध्य वर्ग आबादी है, जो बुजुर्ग आबादी है, जो फॉरवर्ड कास्ट है, उसके अंदर कहीं उनके बूथों पे भीड़ और ये इस तरह का कुछ आप भी तो आपके जो परिचित लोग हैं, रिपोर्टर है, संवाददाता है, जो जिलों से रिपोर्ट है, उसमें कहीं कोई अभी मतलब क्या कहते हैं उसको कि आपस में एक दूसरे से छिटके हुए से है, कुछ ऐसा होता है, महसूस हुआ?
रिपोर्ट आई है ऐसी कोई? हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बीजेपी का जो वोट बैंक है, जो बीजेपी के जो वोटर और सपोर्टर हैं, उसके भीतर में कहीं भी खराब नजर नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है इस पूरे प्रकरण का। सबसे जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि बीजेपी के और वोटर जो सपोर्टर हैं उनमें बिखराव नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो एलआई बन करके जो बीजेपी की जीत तय करते हैं, एनडीए की जीत तय करते हैं, नीतीश कुमार और बीजेपी की जीत तय करते हैं, उसमें जो जेडीयू वाला जो पार्ट है जी, और जेडीयू को जो वोट जाना चाहिए, उसमें उस वोट ट्रांसफरेबल होता हुआ बहुत जगह नहीं दिख रहा है। जैसे कि भोजपुर के इलाके में, जैसे कि गया के इलाके में, इन जगहों पर बहुत जगह जहां लग रहा था कि कुछ पार्टियों के बारे में कहा जा रहा था कि उनके उम्मीदवार काफी कमजोर हैं, लेकिन जाति के आधार पर वहां देखा गया कि वही वोटर जो एनडीए को जो वोट जाता वो शिफ्ट हो गया उधर। तो कहीं ना कहीं जो ये एकजुटता का जो पहलू जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, उस पहलू में जो कमजोरी, एक ढीलापन जो आया है, उसका असर कल के चुनाव में दिख रहा था। नहीं, लेकिन मेरा ये भी पूछना है हेमंत जी कि पिछले 10 दिनों में अगर देखा जाए तो भाजपा की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से, जनता दल यू की तरफ से, मांझी की तरफ से देखा जाए तो एनडीए का ज्यादा प्रभावी प्रचार चालू होता हुआ लगता है, भाषणबाजी ज्यादा हो रही है, उनकी सुर्खियां ज्यादा बनती हुई लग रही है। तो एनडीए को उस तरह प्रचार के नाते तो एडवांटेज भी है, और उस एडवांटेज से अपने आप एकजुटता और हवा बननी चाहिए। जी, उसमें एक पहलू है कि ठीक है, आप सुर्खियां बना रहे हैं, आपका प्रचार दिख रहा है, लेकिन एक चीज आप गौर करेंगे सर कि अगर आप बिहार में चुनाव के पहले, चुनाव के और बाद होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसेज पर आप अगर नजर डालें तो एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ज्वाइंटली नहीं दिख रहे हैं, महागठबंधन के दिख रहे हैं। तो आप सुर्खियां बना रहे, प्रधानमंत्री बोलेंगे सुर्खी बनेगी, नीतीश जी बोलेंगे सुर्खी बनेगी, एनडीए का कोई बड़ा नेता बोलेगा बनेगी, प्रचार में जाएंगे बनेगी सुर्खी, लेकिन जो एक बॉन्डिंग जो देखनी चाहिए, उस बॉन्डिंग में मुझे लग रहा है कि वो नहीं दिख रहा है। पटना शहर को महानगर कोई ले, और पटना में जो सीटें हैं, पटना के आसपास जो सीटें हैं, उसमें हालांकि ज्यादा सीटें बीजेपी को ही मिली होगी, बीजेपी के ही उम्मीदवार है, लेकिन मशीनरी के लेवल पर जनता दल यू के लोग और ये उनके कार्यकर्ता, जनता दल यू की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है? उनके नेता, उनके उम्मीदवार या उनके संगठन के लोग भाजपा के लिए कितने एक्टिव है? मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग पूरी तरह एक्टिव हैं, बीजेपी के लोग ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन वो नहीं दिख रहे हैं, जेडीयू के लोग नहीं दिख रहे हैं और उतने सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। मैं एक मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा क्षेत्र का मैं उदाहरण दे सकता हूं, जहां मैं खुद मुख्यमंत्री की सभा कवर करने के लिए वहां खड़ा था। तो मैंने देखा, क्योंकि वो बीजेपी के वहां उम्मीदवार हैं, और मैंने देखा कि वहां पर जो छोटे ब्लॉक लेवल के जो नेता हैं उनके अलावा और कोई जिला स्तर का नेता आया ही नहीं था। तो ये अपने आप में आश्चर्यजनक बात थी कि मुजफ्फरपुर जिले में जहां शुरुआत हुई थी बीजेपी की, उसी क्षेत्र से पहला खाता खुला था बीजेपी का 2005 में। उसके पहले मुजफ्फरपुर जिले में बीजेपी का कोई विधायक नहीं होता था जी। और उस जिले में वहां सभा हो रही थी और कोई जिला स्तरीय नेता वहां नहीं थे। तो ये एक खटकने वाली बात जो है, ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, इस तरह के उदाहरण और कई जगह भी देखने को मिले। आप जो पॉइंट आउट जो कर रहे हैं कि क्या ये भी दिख रहे हैं उतनी मजबूती के साथ, तो मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मैं जो देख रहा हूं, मैं जो घूम रहा हूं, तो मुझे उस तरह वो नहीं दिख रहे हैं, और ज्वाइंट कैंपेन में भी नहीं दिख रहे हैं। नहीं, मेरा फिर एक ये सवाल है कि उस नाते आपके अनुसार जनता दल यू के नेता, कार्यकर्ता, उसका संगठन ज्यादा उदासीन है भाजपा के प्रति, या भाजपा का संगठन और नेता ज्यादा उदासीन है जनता दल यू के प्रति? शो ऑफ करने की बात अगर मैं करूं तो शो ऑफ करने में बीजेपी के कार्यकर्ता, उसके ये सब ज्यादा प्रभावी नजर आ रहे हैं बनिस्बत जेडीयू के। वो दिख रहे हैं, उनका सब कुछ दिख रहा है, प्रचार भी दिख रहा है, वो घूम रहे हैं, जनसंपर्क पर निकल रहे हैं, वो सब दिख रहा है बनिस्बत जेडीयू के। जेडीयू इस मामले में मुझे कमजोर लग रहा है, कहीं ना कहीं से एक उदासीनता है, और इसकी वजह मुझे लग रहा है कि जो लगातार जो ये चर्चा चल रही थी
महीनों से कि नीतीश कुमार का कद छोटा करने की बात जो चल रही थी, जो चर्चा में थी और लगातार विभिन्न माध्यमों से जो बातें आ रही थी, तो उसका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से वो असर दिख रहा है। हेमंत जी, बातचीत यहीं समाप्त करेंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है जो दर्शकों में आम प्रतिक्रिया है कि प्रोग्राम सार्थक चर्चा लिए हुए होता है। मतलब बिहार की राजनीतिक चेतना में जानने सोचने की कसौटी में प्रोग्राम सफल है। आग्रह है, टीवी चैनल पर प्रोग्राम मिस हो तो यूट्यूब पर नया इंडिया टीवी चैनल पर जाकर उसे जरूर देखें। अगले एपिसोड के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और नया इंडिया टीवी व nayaindia.com को विजिट करने की भी आदत बनाएं। आग्रह है, अपने सोशल मीडिया से प्रोग्राम की चर्चा कराएं। अब अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी।